हेलो फ्रेंड। तो आज की क्लास में फिर से हम लोग आप लोगों के लिए बिहार स्टेट का पेपर 2 जो पेपर 1 और 2 का पढ़ता है, जिसमें से पेपर 1 और पेपर 2 का पढ़ता है, उसके लिए फिर से प्रैक्टिस सेट लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। तो जो कोई बिहार स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 14 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है, ठीक है, 14 से कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। ये वाला जो जो एग्जाम फॉर्म भरे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसका आज का प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे। पार्ट 1 कर चुके हैं, तो जो नहीं देखे वो जरूर देख लीजिएगा। जिसमें से हम करेंगे मैथ, रीजनिंग, ईवीएस, जीके से 20 क्वेश्चन आएगी आपका, और शिक्षण कला दक्षता से आपका 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चन आपका रहेगा, और जो अपना मेन पेपर एक रहेगा, पेपर जो रखेंगे उसमें से 100 क्वेश्चन, तो आपका टोटल 70 मतलब कि 150 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 75 मार्क्स लाना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, मैथ, जीके, रीजनिंग से करेंगे, ठीक है। तो ये वाला शिक्षण कला वाला पीछे करेंगे। तो आप एग्जाम में भी सबसे पहले मैथ, जीके, रीजनिंग कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन जो रहता है सबसे आसान रहता है। तो मैथ जीके का क्वेश्चन जो रहता है आसान रहता है, तो उसको कर लीजिएगा, ताकि आपको, और इसमें आपका नेगेटिव मार्क्स तो एग्जाम है ही नहीं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। टोटल टोटल सब क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ से करते हैं 31 से। 30 क्वेश्चन जो रहेगा आपका शिक्षण कला से रहेगा, और यहाँ से 20 क्वेश्चन इससे रहेगा। चलिए मैथ का क्वेश्चन कर लेते हैं कि किसी चुनाव में डाले गए मत में से 50% मैथ अवैध घोषित हो जाता है। अब विजेता को क्या होता है, 56% मैथ का प्राप्त होता है, और चुनाव में उम्मीदवार बनाए गए कुल मत में कितने डाले गए हैं, तो जीत का फैसला 1800 मत हुआ था। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और बताइए। तो देखिए, ऐसे प्रश्न में आपको कुछ नहीं करना, टोटल मतों की संख्या मान लीजिएगा। तो मतों की संख्या क्या मान लीजिएगा, मतों की संख्या मान लीजिएगा एक्स है, ठीक है। हमको कोई पता नहीं है तो इसलिए एक्स मान लेते हैं। टोटल जैसे कि मान लेते हैं 100 मत होता है वैलिड मत, जिसमें से 56% क्या है, वैध मत है। तो 100 में से 56 वैध है, तो जो अवैध कितना हो जाएगा, तो 56 मतलब माइनस हो जाएगा, तो यहाँ का जाएगा 44, तो 44। इन दोनों का जो बीच का जो अंतर निकलेगा, तो यहाँ से कितना निकलेगा, 12%, ठीक है। कुछ इसमें से 2 घटेगा, 5 में 1, तो 12% ये हो। आपका ये, इसको याद रखिएगा, ये अभी काम आने वाला है, ठीक है। आज क्वेश्चन बोलता है किसी चुनाव में डाले गए मत में से 25% अवैध घोषित होता है। टोटल 100 मैच था, जिसमें से 25% अवैध घोषित होता है। तो 25% का देंगे तो 25/100, तो इसको माना जाएगा 3/4। तो ये 3/4 इसका रखेंगे। आप बोलता है फैसला 1800 मतों पे करना है, तो आपको बताना है क्या होगा। चलिए, तो इसमें बोलता है जीत और हार का फैसला करना है उतना पे। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए कुछ करना है। मान लिया पहले मतों की संख्या x है, तो x कर लेते हैं। x गुना, हमको पता नहीं है तो ये मान लेते हैं, ये 25% पे करना है, तो ठीक है। तो x होगा 3/4 गुना, यहाँ पे कितना बच के आता है आपको, 12%। तो 12/100 कर देंगे, तो 12/100। टोटल कितना था आपको मतों की संख्या 1800, ठीक है। बस इतने इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं है। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा पूरा, तो 4 से कटेगा 3 बार में, ठीक है। और यहाँ कितना, 3 3 9 9 दूनी 18। तो और यहाँ से 2 जीरो ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2000। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 2000 और 1 जीरो 20,000। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20,000 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए, यहाँ बोला चुनाव में डाले गए मतों से 25% अवैध घोषित हो जाता है। तो टोटल 100 मत में से 25% वाला जो है अवैध घोषित होता है, ठीक है। तो मतलब 25% अवैध घोषित ऐसे भी कर सकते हैं, 3/75, इसके बीच में 50 पता है। हमको ये 50% नहीं है, अवैध घोषित करता है, तो डायरेक्ट 25% कर देते हैं, 25/100, ठीक है। इसके बाद इसमें वैध में, तो हमको टोटल 100 में था, इसमें 56 मिलता है, इसमें से बचा हुआ 44, इसके बीच का अंतर निकालिएगा, बस इसको सोल्व कर लीजिएगा, एक्स मान के इसको सोल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्या का अनुपात 9 और 5 के अनुपात में है। यदि दोनों में क्या है, 4 की वृद्धि करते हैं तो बाद में इतना हो जाता है, तो संख्या का अंतर बताना है। तो देखिए, मैथ में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, मानेंगे पहला संख्या x, दूसरा संख्या उस तरह का, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, इसमें डायरेक्ट कुछ नहीं करता है। तो पहला संख्या 9 है, यहाँ पे है, तो दोनों में x कर लेते हैं। तो दोनों संख्या को मानते हैं x, तो पहला क्या है 9x, फिर एक संख्या पहला होगा, दूसरा संख्या लेंगे क्या 5x। दो संख्या बोला है ना, तो पहली संख्या दूसरी संख्या, दोनों में 4 विधि करेंगे, तो पहला 4, इस पे भी 4 विधि करने के बाद कितना होता है 31/19, तो 31/19 हो जाता है। बस इसको आपको सोल्व करना है। ये दोनों क्रॉस गुना हो, मतलब कि इसको क्रॉस गुना कीजिएगा उसका, तो 915, ये मतलब इसको 19 से गुना कीजिएगा, तो 9x गुना 19 प्लस 19 गुना 4, ये होगा बराबर 5 से 31 गुना 5 कीजिएगा, तो 31 मतलब 31 31 गुना 5x प्लस 31 गुना 4, ये गुना करना होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको टोटल सोल्व कीजिएगा, इसको आप पूरा सोल्व करिएगा, इसमें फिर इसको गुना कीजिएगा, इसके एक्स में एक्स घटा दीजिएगा, फिर इसको घटा कर सोल्व कीजिएगा। हम शॉर्ट में बता देते हैं कितना आएगा, 16 के बराबर होता है 48, और इसके बाद एक्स का मान आ जाएगा आपका 3, ठीक है। तो ये एक्स का मान 3 आ गया। अब यहाँ पे बोलता है कि दोनों संख्याओं का अंतर बताना है। तो दोनों संख्या का अंतर, तो देखिए दोनों संख्या, तो पहली संख्या 9, दूसरी संख्या है, तो दोनों 9 और 5 के बीच में अंतर कितना है 4, बस जो अंतर आ गया 4, 4 को इससे गुना कर देना है, तो 4 गुना 3,
इससे गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 12, ठीक है। अब इसको सोल्व कीजिएगा, 9x को इसको गुना कर लीजिएगा, इसको गुना कर लीजिएगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालिएगा, फिर इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, दोनों का अंतर निकालिएगा तो इतना आएगा, और इसको घटाइएगा तो इतना आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 225 मीटर लंबे बाड़ में से 26 पेड़ इस प्रकार लगाए गए जिनके बीच की दूरी बराबर है। प्रत्येक बाड़ के किनारे में पेड़ मतलब कि एक पेड़ हो तो पेड़ के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में भी कुछ नहीं, आसानी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बोला कि प्रत्येक पेड़, यहाँ पे मतलब बाढ़ के प्रत्येक किनारे पे एक पेड़ होना चाहिए। देखिए प्रत्येक किनारे पे एक पेड़, टोटल है 26, यहाँ पे 26 पेड़ है, तो इसमें से प्रत्येक में एक होगा तो एक माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 25। आपका एक्चुअल वैल्यू इतना है, तो 225 बटे तो 25 से भाग कर दीजिएगा, कटेगा कितना बार में, तो कितना बार में 25 को 25 को इसको जब काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 25 से, तो 5 5 चौके 20 और 5 25, ठीक 5 25 और 5 9 45, तो क्या आ जाएगा 9, तो आंसर हो जाएगा आपका 9 मीटर। तो सही आंसर हो जाएगा 9 मीटर। क्यों माइनस एक किया, क्योंकि प्रत्येक पेड़ को बोला ना बीच की दूरी बराबर है और किनारे पे एक पेड़ होना था, यही एक पेड़ के लिए एक माइनस करेंगे और दोनों का डिफरेंस करके अंतर निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें 18, 27 और 36 को अलग अलग भाग देने पे आपका पास इतना शेष बचेगा, तो क्या कीजिएगा। तो ऐसे में भी आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ 18 है, यहाँ 27 है और यहाँ 36 है, तो क्या सब में से -5 कर दीजिए, -14 कर दीजिए, -23 कर दीजिए। देखिए 18 में 5 23 गिरिएगा तो 13, इसमें गिरिएगा तो 7 में 4 गया 13, ये भी 13 और इसमें 3 में 3 आ जाएगा 13, तो सबके बीच का अंतर कितना 13। अब जो अंतर है आपको क्या करना है, तीनों का एलसीएम निकाल लेना है। चलिए अब तीनों का एलसीएम निकाल देते हैं, किसका किसका, तो 18, 27 और 36, इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम कितना निकलेगा, तो एलसीएम निकालिए। चलिए पहले लोसो ले लेते हैं, 3 से 3 नंबर 7 है, 3 छंग 18, 6 बार में 3 नंबर 7 है और 3 का 3 3 दूनी 6, ठीक है। फिर से काटिए, यहाँ बार 3 छंग है ना, तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौका 12, फिर 2 से काटिए, 2 का 2 या 3, 2 दूनी 4, तो कितना 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 12 24 36, 36 गुना 3 कितना होगा 36 गुना 3 कटिया 18, 3 3 9 1 10, तो कितना 108। जो आपका एलसीएम आएगा 108 एलसीएम, तो 108 आपका जो एलसीएम है 108 108 माइनस इसमें 13 कर दीजिए, तो जो आपका घट के बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, तो घटेगा तो 95 आएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न में इसी तरह कीजिएगा। आपको क्या करना है, सबका क्योंकि बोला छोटे से छोटी संख्या, तो ये तीनों का सबका डिफरेंस निकाल लीजिएगा, उसके बाद एलसीएम निकालिएगा, ये तीनों का एलसीएम निकालने के बाद इसको 13 घटा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पे बोला एक धनराशि दिया है 12.5% दर से चक्रवृद्धि साधारण ब्याज के दर में मूलधन कितना बराबर हो जाएगा ये पूछेगा, तो आपको यहाँ पे टाइम निकालना है, क्या निकालना है टाइम, यहाँ देखिए टाइम निकालना है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा, हम फास्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये प्रैक्टिस सेट है, अब वीडियो को पॉज करके आराम से उसको करें। देखिए पहले मान लीजिए जो दिया है उसको मान लेते हैं, माना साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का मान मान लेते हैं एक्स है, हमको पता नहीं है ना। मूलधन, मूलधन भी दिया हुआ नहीं है, मूलधन, मूलधन को भी मान लेते हैं एक्स है। फिर उसके बाद क्या है समय, समय हमको क्या करना है ज्ञात करना है, तो समय को नहीं मानेंगे तो समय को हमको ज्ञात करना है। चलिए इतना इतना है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज, ब्याज का फॉर्मूला क्या पता है, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, ये वाला फॉर्मूला पता होगा। हमको निकालना है टाइम, तो टाइम यहाँ आ जाएगा, टी इधर है तो समय इधर है, साधारण ब्याज ऊपर आ जाएगा, ये आपका साधारण ब्याज मतलब इंटू क्या हो जाएगा, जो ऊपर में चला जाएगा क्रॉस गुना हो जाएगा इसके साथ, तो ये नीचे आ जाएगा पी इंटू आर, ये हो जाएगा, बस इसमें पुट करना है। तो देखिए अब हमको टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए साधारण ब्याज आपको पता है, देखिए यहाँ साधारण ब्याज दिया है, साधारण ब्याज नहीं दिया है। चलिए साधारण ब्याज नहीं दिया तो साधारण ब्याज के लिए आपका मान है एक्स, लिखेंगे एक्स गुना 100, 100 लिख दिया। अब देखिए नीचे है पी, पी का मान क्या है, पी का मान भी कुछ नहीं पता है, तो पी का मान क्या करें, मूलधन प्रिंसिपल मतलब पी मतलब एक्स, इसका भी मान भी नहीं दिया हुआ है। अब देखिए आर, आर का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये है 12.5, इसको जब निकालिएगा 12.5, चलिए तोड़ते हैं। देखिए 12 2/4 ये है, 12 गुना 4, 12 गुना 24 36 बच्चों का 48, 48 और 2 49 50, तो 50/4, इसको जब फिर काटिएगा तो कितना हो जाएगा 25/2, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे है, मान ले यहाँ पे आर की जगह 25/2, 2 होगा 25/2, अब नीचे वाला है ऊपर चला जाएगा गुना हो जाएगा, तो एक्स गुना 100 गुना नीचे है तो ऊपर 2 बटे एक्स इंटू 25, 25 से कितना 4 बार में 25 चौका 100, फिर 4 दूनी 8 और x से 1 कट जाएगा, तो x मान के ना 8 वर्ष, तो क्या आंसर आपका आ जाएगा 8 वर्ष सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो एग्जाम से जाने के पहले ये सब पढ़ लेकर जाइएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है नहीं दिया हुआ उसको मान लीजिएगा, इस फॉर्मूला में पुट कीजिएगा और आंसर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया है प्रत्येक प्रश्न दिए गए विकल्प में से संख्या युग्म अक्षर को चुनना है। 9, 7, 8, 80 है तो यहाँ पे बताना है। तो देखिए इसमें क्या करना है, 9 से 7 कैसे आ सकता है, तो 9 में से -2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 80 है तो 80 में -2 करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 88, सही आंसर हो जाएगा 88 बोलते हैं 78 ना, तो 78 तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए ए यू का मान 21 तो कैसे आएगा, ए जी का मान कितना तो बी का मान क्या है, तो देखिए ए का मान कितना होता है आपका पता है 1 होता है, यू का मान कितना था 21 होता है, 21 गुना 1 क्या आ जाएगा 21 आएगा। जी का मान कितना था 5, जी का मान कितना था 7 और जी का मान कितना था 7, तो इसको गुना करें 7 7 49, 50 गुना 5 कीजिएगा तो इतना आएगा। बी का मान कितना था 2, ए का मान होता है 1, सबको गुना करिए, ए का मान कितना है जे का मान 11, ई का मान कितना था 5, 11 5 55, 55 गुना 2 110, क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आसान आसान है, अब बना ले लीजिए। उस समूह अक्षर को चयन करना है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। देखिए BINCJ है तो देखिए बी से बाद क्या था सी के बाद डी के बाद ई, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। आई के बाद जे के बाद के के बाद एल, तो यहाँ पे एल हो जाएगा। फिर एन के बाद ओ के बाद पी के बाद क्यू, तो क्यू हो जाएगा ELQ, तो कहीं भी है ELQ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। अब वीडियो को पॉज करके आराम से बनाइए। 5, 12, 19, 26 क्या होगा बताइए। चलिए तो देखिए 5, 12, 19, 26 कैसे आ सकता है, तो 5 से 12 जाइए, तो 5 से 12 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 5 से 12 तो +7, 12 से 7 +7, 19 से +7, 26 +7 कितना हो जाएगा 26 +7 हो जाएगा 33, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ देखिए क्यू की माँ पी है, पी की बहन है और एम की पुत्री है, तो एस पी की पुत्री और टी की बहन है, तो एम का टी का क्या रिश्ता होगा, ये क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए रिलेशन सबसे ज्यादा किसके आसपास में आता है, देखिए पी का यहाँ पे है, पी का यहाँ पे, तो तेरे एस जो है पी की पुत्री, तो एस पी की पुत्री है, तो देखिए पी की पुत्री एस है तो पी मान लेते हैं, पी की पुत्री एस है, नेगेटिव, ठीक है। और मतलब जो भी बोलेगा पी की जो पुत्री है टी की बहन है, तो पी की जो पुत्री है वो टी की बहन होगा, अच्छा तो पी की जो पुत्री है टी की बहन, तो टी की बहन हो जाएगा एस। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ बोलता है क्यू की माँ पी की बहन है, तो पी की बहन जो है क्यू की माँ, तो पी की जो भी बहन है क्यू की माँ, तो मान लो पी की मान लो यहाँ बहन हो जाएगा, तो यहाँ पे खाली जगह बहन जो है वो क्या है क्यू की माँ, तो क्यू की माँ हो जाएगा, मतलब कि क्यू, तो क्यू की माँ हो जाएगा, तो क्यू की माँ जो है पी की बहन है, देखिए क्यू के यहाँ तो इसकी माँ जो भी है ये वाला माँ होगी उसकी पी की बहन हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं, फिर और एम की पुत्री, तो जो पी की जो बहन है एम की पुत्री, तो पी की बहन कौन है, पी की बहन ये वाली है और एम की पुत्री, तो एम की पुत्री, तो एम की पुत्री ये है। आप यहाँ पे पूछा गया है एम का टी का रिलेशन, तो देखिए यहाँ एम है यहाँ पे टी है, तो टी का एम का क्या रिलेशन, तो टी कौन है एम का, तो बताइए टी कौन है एम का, तो टी एम का कौन है ग्रैंड फादर और ग्रैंड, देखिए टी का यहाँ से देखिए ये दोनों मतलब कि भाई बहन या जो भी है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ नीचे पोता पोती के तीनों रिलेशन में, तो ऊपर वाला जो है उसका दादा दादी होगा, देखिए ये फादर ग्रैंड मदर ये तो कट ही जाएगा, तो बताएगा ये वाला तो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, क्योंकि देखिए यहाँ पे जेंडर को डिसाइड नहीं किया है कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है, तो बस बता दिया है, तो बस इसलिए ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है। अगला, बुद्ध के गृह त्याग करने के उपरांत उनके गुरु कौन थे, आलमकारा नागार्जुन, आनंद अश्वघोष, शरीफ मगध, आलमकारा और रुद्रक नामपुत्र, बताइए कौन थे, तो उनके पितरों के नाम कौन थे, मतलब जो गुरु के नाम आलम कला और रुद्र नामपुत्र, तो सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बुद्ध के बारे में आए तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम बोलेगा तो क्या था नाम, सिद्धार्थ, तो सिद्धार्थ बचपन मतलब उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बोलेगा घर कब त्याग किया था, 29 वर्ष की अवस्था में क्या कहता है घर को त्याग कर देता, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मतलब जो अपना क्या बोलते हैं वहाँ पे जो शिक्षा ग्रहण किया था, कहाँ पे ग्रहण किया था, वैशाली में, तो याद रखेगा वैशाली की जगह पे सबसे पहले शिक्षा ग्रहण किए थे, कौन से नदी, तो निरंजना नदी, ये भी याद है। अब बोलेगा कौन सा, तो बोधि वृक्ष, ये बताइए बोधि वृक्ष के पास वो अपना शिक्षा ग्रहण करते हैं, निरंजना नदी, नदी बोलेगा तो निरंजना, ठीक है। शॉर्ट में जल्दी जल्दी लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए कितना होगा, बोलेगा इनके द्वारा जो प्रथम उपदेश था उसको क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तनम, तो धर्म चक्र परिवर्तन प्रथम उपदेश था, ठीक है। जब उनके द्वारा जो घर मतलब कि घर जो त्याग करता है उसको क्या होता है, घर त्याग करने को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण, तो महाविनिष्क्रमण, और जब
जो मतलब शरीर त्याग किया था, शरीर त्याग क्या होगा, महापरिनिर्वाहन। तो इसमें हो जाएगा महापरिनिर्वाहनम। तो जो शरीर त्याग किया था महापरिनिर्वाण, घर त्याग किया था महाविनिष्क्रमण, और अपना उपदेश दिया था धर्म चक्र परिवर्तन। तो याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना भारत की साक्षरता दर कितनी थी। बताना 11 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। चलिए, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 74, 81, 61 ये सही आंसर होगा 74%। है तो ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा 74%। ठीक है। जब फिर बोलेगा 2011 जनगणना का पुरुष की साक्षरता था, उस समय बोलेगा पुरुष की, तो पुरुष को कितना था, तो ये लिखा 82 पॉइंट, आपका यहाँ 82 पॉइंट कितना था, 714%, 82। ठीक है। इसमें बोलेगा महिला का, तो बोलेगा महिला का तो 65.46% था। ठीक है। इसी के दौरान बोल देगा कि सबसे मतलब कि सबसे कम साक्षरता वाला, तो सबसे कम वाला कौन था, आपका बिहार था। याद रखिएगा बिहार। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला बिहार था, कितना था, 61.82%। तो सबसे कम बिहार का था। चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के मृत्युदंड, तो मृत्युदंड को क्षमा करने का क्षमता किसमें दिया है, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 25, आर्टिकल 78, आर्टिकल 75, आर्टिकल 72। चलिए, तो मृत्युदंड को क्षमा करने का आर्टिकल 72 के अनुसार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें पूछा गया बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन के लिए अग्रणी है, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी। बताइए कौन सा जिला जूट के लिए आपका फेमस, पूर्णिया। यदि बोलेगा सबसे फर्स्ट रैंक पर कौन है, अदर स्टेट, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको साथ में पढ़ते जाना है, याद रखिएगा। चलिए आगे बोलेगा, इसमें बोलेगा चाय उत्पादन के लिए फेमस, तो चाय के लिए बोलेगा तो चाय के लिए बोलेगा तो किशनगंज, आपका बिहार का किशनगंज। ठीक है। इसी में बोलेगा चावल के लिए या गेहूं के लिए, चावल या गेहूं के लिए। ठीक है। तो चावल या गेहूं के लिए, ताकि पढ़ के जाइएगा, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। तो चावल या गेहूं के लिए बोलेगा तो आपको कहाँ है, आपका जो आता है उत्पादन रोहतासगढ़, रोहतासगढ़ चावल उसके लिए सबसे प्रथम आता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक का विवरण है, आर्टिकल 127, 110, 95, 23। बताइए किसमें, धन विधेयक का आपका 110 में जिक्र किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में कौन सा धातु का इस्तेमाल करते हैं, निकेल, निकॉन, कॉपर या टंगस्टन। ये तो याद ही होगा। तो किसका, टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं, टंगस्टन, जिसमें से चूना मिट्टी आदि का इस्तेमाल करके इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगला, हाल ही में प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती 2023 को कौन सा साहित्य सम्मान से प्रदान किया गया था, व्यास सम्मान, तानसेन सम्मान, ज्ञानपीठ सम्मान, मूर्तिदेवी सम्मान। बताइए, तो ये 23 वाला क्वेश्चन था, तो इसमें सही जवाब बता देते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो व्यास सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ, 20, 40, 70, 55। तो बताए सागर से ढका हुआ कितना प्रतिशत है, चलिए तो 70%। तो याद रहेगा 70%। नेक्स्ट है, हल्दी पौधा मतलब कि जो हल्दी का जो पौधा है कौन भाग से प्राप्त किया जाता है, तना, जार, फूल या पत्ता। तो हल्दी का जो पौधा है एक प्रकार क्या है ये बताना आपको। चलिए तो क्या होगा सही आंसर, तना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तना। ठीक है। कुछ कुछ याद, जैसे कंद, आलू जो होता है कंद हो जाएगा, ये सब याद करके जाइएगा, हो सकता है आएगा। आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। बिहार में कितने जिले हैं, 22, 38, 15, 49। जिलों की संख्या बताना बिहार में कितने जिले हैं, 38 जिले हैं। तो ये आपको याद रखना, बिहार में बोलेगा 38 जिले। ठीक है। अब बोलेगा पुलिस कितने हैं, तो 40 पुलिस वाले, 40 जो है पुलिस वाला जिले हैं। ठीक है, पुलिस वाले जिले, पुलिस जिले बोलेगा तो 40 पुलिस वाले जिले। ठीक है। चलिए, बिहार में बोलेगा कि अनुमंडल कितना है, तो अनुमंडल, बिहार में अनुमंडलों की संख्या बताइएगा तो 101। ठीक है। बिहार में बोलेगा प्रखंड कितना है, तो प्रखंड की संख्या कितना है, 534। तो प्रखंडों की संख्या 534 है, अनुमंडल 101 है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अब हम लोग कहते हैं शिक्षण कला और दक्षता से क्वेश्चन करेंगे। चलिए, शिक्षण कला और दक्षता से क्वेश्चन देख लेंगे, जिसमें से कितना 30 क्वेश्चन रहता है ना। चलिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं शिक्षण कला और दक्षता से 30 क्वेश्चन। पहला है, छात्रों के समाजीकरण के लिए विद्यालय का यह पक्ष विशेष प्रभावी होता है, खेलकूद विधि, अनुकलन पर्यावरण विधि, साल भवन या साल उपकरण। तो बताए छात्रों के लिए समाजीकरण विद्यालय के विशेष रूप से प्रभावी होता है। चलिए, तो सही हो जाएगा अनुकूलन पर्यावरण। तो उनके लिए क्या है, अनुकूलन पर्यावरण इस्तेमाल करवाना चाहिए, ताकि उसमें बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी रहेगा। नेक्स्ट, 19वीं सदी में किस फ्रांसिस क्रांति दार्शनिक समाज के वैज्ञानिक का अध्ययन किया था, मैक्लोलर ने, गिरिक ने, आस्टकॉम ने, गिलेन ने।
तो सही जवाब होगा ऑगस्ट कॉम्ट, तो ऑप्शन नंबर सी। हम क्विक रिवीजन करवा रहे हैं। वह विधि जो व्यक्ति को गुण अनुमान लगाने और प्रयुक्त होती क्या कहते हैं? मापन रेखा विधि, व्यक्तिगत निर्माण विधि, मनोनोदित विधि या प्रक्षेप विधि? तो ऐसे विधि को हम मानते हैं मापन रेखन विधि, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति संयोजन योग के रूप में परिभाषित किया था? भौतिक या सामाजिक, जन्मजात विधि, पारिवारिक मांग, कार्य जीवन? बताइए। इसको याद करने का तरीका एस पी सी एफ, सेंसरी, प्री, कंक्रीट और फॉर्मल। इसका 2 से होता है, इससे 2 से 4 6 होता है, 6 से 11 होता है और 11 प्लस होता है। तो ये भी आपको याद करके रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में, तो भौतिक एवं सामाजिक परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में छात्र की बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य होता है? माता पिता उनको बालों को सीमा का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों को अनुकूल प्रत्यक्षता करना, छात्रों को नियात्मक परामर्श देना, छात्रों में महत्वाकांक्षा स्तर को बढ़ाना। बताइए, विद्यालय में छात्र को बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? तो क्या होगा? छात्रों को अनुकूल प्रत्यक्षता प्राप्त करवाना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझाएंगे? मतलब अपने निजी, मतलब आपके पास निजी कोई प्रॉब्लम परेशानी है तो आपको क्या उचित समझ में आएगा? आप मतलब अपना मन छात्रों को डांटकर हल्का करेंगे? नहीं। छात्रों को पढ़ाएंगे? नहीं। छात्रों को मारपीट करेंगे या अपनी समस्या अपने तक सीमित करेंगे? तो देखिए, आप एक टीचर हैं, आपका मन निजी समस्या से ग्रसित है, तो आप ना ही बच्चों को डांट सकते हैं, ना ही पढ़ाएँगे, मारपीट नहीं कर सकते। ऑप्शन में आपका जो भी समस्या है, आप अपने तक ही सीमित करके रखिएगा, छात्रों को भी शेयर नहीं करना है। नेक्स्ट, आपकी कक्षा में कुछ छात्रों की दृष्टि कमज़ोर है, परंतु वह पढ़ने में भी कमज़ोर है। तो वह आपसे निवेदन करता है कि श्यामपट्ट पर देख नहीं पाते हैं, तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दें। ये तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? मतलब कुछ बच्चे हैं, दृष्टिहीन बच्चे हैं, उनको देखने में परेशानी है, पढ़ने में परेशानी है, तो वो आपको बोल रहा है कि सर हमको भाई हमको आगे की ओर बैठने दो, ताकि हम भी उनको देख के अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप क्या कीजिएगा? तो पहला ऑप्शन देखिए, उन्हें डाँट देंगे, पढ़ने नहीं देंगे, मन नहीं लगता तो आगे बैठना चाहिए ऐसा बोलेंगे, उन्हें चश्मा का प्रयोग करने की सलाह देंगे, उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे जिससे वो सेपरेट पर लिख सके, उन्हें उनके लिए अलग कक्ष की व्यवस्था करेंगे। तो बताइए क्या कीजिएगा? ये तो आसान ही है, तो क्या कीजिएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो क्या करें? उनके इच्छा अनुसार उनका आगे बैठने के लिए देंगे और स्वयं पर लिखने के लिए कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, यहाँ पूछा यूनेस्को ने किस वर्ष विकलांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था? 1992, 1985, 1975, 1981? बताइए। कब क्या था? 1981, तो विकलांग वर्ष 1981 में इनको घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, जैक्सन या मैक्सिस को सृजनात्मक कितने आधार में बांटे थे? बताइए। 2, 3, 4, 5, तो कितने आधार में इनको बांटे थे? चलिए, तो इनको 4 आधार में बांटे थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इनको 4 आधार में बांटे थे। क्वेश्चन नंबर 10, क्या आपको अध्यापकों के लिए कोई आचार संहिता होना चाहिए? नहीं, इसके लागू करना कठिन होता है। नहीं, क्योंकि अध्यापन में बहुत जटिल होता है इसलिए। हाँ, उनकी जवाबदेही बढ़ेगी उपरोक्त में से। तो बताइए कि पढ़ाई के दौरान आचार संहिता उनको लागू करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको जवाबदेही भी होगा, नहीं यदि नहीं करेगा तो बच्चे पे वो परेशानी भी उठा सकता है। नेक्स्ट, सामान्य श्रवण क्षमता कितनी होगा? 0 से 25 डेसिबल, 26 से 40 डेसिबल, 41 से 55 डेसिबल, 56 से 70 डेसिबल? बताइए कितना होगा? कितना होगा? 0 से लेकर 25 डेसिबल के बीच में सामान्य श्रवण की हम लोग की क्षमता होती है, तो ये भी याद करके जाइएगा। अगली, यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा में छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो इसके लिए आप किसमें ढूंढे जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है उस विषय में जो छात्रों को पढ़ाया जा रहा, उस बात में जो छात्रों को सिखाई जा रही है, ऑप्शन उस शैली में जिस शैली में छात्र पढ़ाया या सिखाया जा सकता है, ऑप्शन सभी। बताइए क्या कीजिएगा? चलिए, तो क्या कीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी, तो सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो सारा का सारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें इसमें पूछा गया है, शरारती बच्चे वाली कक्षा के बारे में आप क्या करेंगे? पहला है, कुछ छात्रों को दूसरों को सेक्शन में भेजने की सलाह देंगे, कुछ छात्रों को स्कूल से निकालने की सिफारिश करेंगे, पढ़ने अध्यापक की स्थिति से अवगत करवा देंगे, उस कक्षा के बच्चों से पढ़ना बंद करवा देंगे। बताइए शरारती वाले बच्चों के बारे में आप क्या कर रहे हैं? चलिए, तो सही जब आपकी ओर बढ़ेंगे तो ऑप्शन में कुछ छात्रों को दूसरे से, यदि जैसे शरारत, जैसे इसमें क्या था, ग्रुप बना देता है, ठीक है? इसमें से कुछ ग्रुप, मान लीजिए इसमें से 4 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे को दूसरा सेक्शन में भेजेंगे, 2 बच्चे को दूसरा सेक्शन में भेजेंगे, ताकि उनको वो अपना कॉम्बिनेशन नहीं बना सके, ताकि वो दिक्कत ना कर सके। नेक्स्ट, शिक्षक अपनी कक्षा से अच्छा अनुशासन रखने में सफल हो सकता है यदि वह क्या करेगा? बच्चों के प्रति हमेशा कड़ा व्यवहार रखे, बच्चों की इच्छा अनुसार कार्य करे, बच्चों के साथ विनम्र और
किंतु दृढ़ भी रहें और कभी बच्चों के साथ जिद भी मान लिया करें। तो बताइए क्या होगा? देखिए, शिक्षक अपनी कक्षा में अनुशासन रखने में सफल होगा जब बच्चों के साथ विनम्र के साथ साथ दृढ़ मतलब सख्ती से भी पालन करे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानाध्यापक स्वयं विद्यालय का निरीक्षण होता है, वह अपने निरीक्षण के द्वारा क्या करेगा? स्वयं बनाई गई योजनाओं को मूल्यांकन करेगा, दूसरों को दोष निकालेगा, दूसरों की आलोचना करेगा, विद्यालय व्यवस्था की जानकारी नहीं करता है। बताइए क्या करेगा? तो क्या करेगा? स्वयं से बनाई गई योजना का मूल्यांकन करेगा। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षण व्यवस्था में महिलाओं की अधिकता क्यों है? ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्ण व्यवहार करती है, उनके दूसरे व्यवसायों को अवसर का काम करती है, वह कम वेतन पर कार्य करने के लिए तैयार रहती है, इसका व्यवसाय कम योग्य की आवश्यकता होती है। तो बताइए क्या होगा? देखिए, शिक्षण व्यवस्था में महिलाओं की मतलब महिला की भूमिका सबसे अधिक महत्व इसलिए देता है, क्यों? क्योंकि बच्चे के साथ अधिक धैर्यपूर्ण व्यवहार आती है, तो ये अच्छे बच्चों को अच्छी तरह से समझाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेल आधारित शिक्षण विधि का जनक है, कौन है? फ्रोबेल, हार्लेक, पाउल, स्किनर। तो खेल आधारित विधि के तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा फ्रोबेल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। शिक्षण योजना में लक्ष्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। देखिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब। बिहार स्टेट, तो ए स्टेट से संबंधित आपका प्रीवियस क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो गया। जो पूरा 23 में जो आया हुआ था पूरा कंप्लीट हो गया। 2024 में भी जो आया हुआ था जितना है पेपर 1 पेपर 2 का, वो भी कंप्लीट करते हैं। तो एग्जाम से जाने से पहले जरूर आप प्रीवियस क्वेश्चन को लगा के जाइएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि एग्जाम का लेवल में क्या है। ठीक है, वहाँ से जाकर प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए, अध्यापक को सुविधा को ध्यान में रखकर, अध्यापक को ज्ञान में ध्यान में रखकर, छात्र की उपस्थिति अनुपस्थिति को ध्यान में रखकर, या बालक के स्तर को अनुसार न्यूनतम अधिगम का स्तर ध्यान में रखकर। तो बताइए क्या होगा सही जवाब? चलिए, तो सही जवाब होगा बालक के स्तर के अनुसार न्यूनतम अधिगम स्तर को ध्यान में रखकर। तो ऑप्शन नंबर इसका ये है सही जवाब हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित एक प्रभाव था, उसमें व्यापक आलोचना किया गया था। तो कुछ आलोचना नीचे दिए गए हैं, उसको आपको बताना है क्या होगा। पहला है, प्रभाव नियम को अधिगम सिद्धांत के रूप में समझने की अपेक्षा इस पे एक व्यवहार सिद्धांत के रूप में समझना चाहिए। दूसरा है, एएसआर के बीच संबंध स्थापित करने के तरीके मात्रा आदर्शता निर्माण सिद्धांत अधिगम सिद्धांत को माना जाना चाहिए। प्रभाव नियम उपलब्धि उन्मुख होना चाहिए। ऑप्शन ने आपको दिया हुआ है, तो इसमें से बताना कौन इसका सही जवाब होगा। इसको थोड़ा छोटा कर देना ताकि आपको दिखाई देगा। चलिए बताइए। अच्छे से क्वेश्चन को इसको पॉज करके बनाइए और उसके बाद बताइएगा आंसर। चलिए, हम आंसर क्यों बता देते हैं, तो इसका 2 और 3 तो कहीं पे ऐसा है ऑप्शन नंबर बी। तो 2 और 3 यही वाला 2 और 3 इसका लागू करता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें बोलता है पाठ्यक्रम मतलब करिकुलम के लाभ क्या होते हैं? दिशा प्रदान करता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है, संभावित लक्ष्यों की पूर्ति करता है, या पढ़ाने के सामग्री उपलब्ध करवाना। तो बताइए क्या होता है इसका? तो क्या होता है? संभावित लक्ष्यों की पूर्ति करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 21, जैविक बायोलॉजिकल या शारीरिक आवश्यकता उत्पन्न या अंतर्नोद को क्या कहते हैं? गौण या द्वितीयक अंतर्नोद, सामाजिकता प्रेरक, प्राथमिक अंतर्नोद, या उनमें से कोई नहीं। बताइए क्या कहते हैं? तो हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्राथमिक अंतर्नोद। तो ऑप्शन नंबर सी तो सही जवाब हो जाएगा, प्राथमिक अंतर्नोद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सामाजिक परिवर्तन, एक मिनट, सामाजिक परिवर्तन का शाब्दिक कार्यकारी कारक है धर्म, शिक्षा, संस्कार मतलब सरकार या जाति। तो बताइए सामाजिक परिवर्तन का शाब्दिक कार्य कारक क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिक्षा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना चाहिए? 30 घंटा, 45 घंटा, 42 घंटा, 50 घंटा। बताइए कितने घंटा कार्य करना चाहिए? तो टीचर लोग के लिए 45 घंटा, तो सप्ताह में 45 घंटे कार्य करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, जीन पियाजे एवं लेव जैसे मनोवैज्ञानिक सामान्य अध्ययन किस रूप को मानने या किस रूप को देखते हैं? सक्रिय, विनय अर्थ निर्माण, कौशल अर्जन, प्रतिक्रिया अनुबंध, निष्क्रिय, आवृत्ति प्रक्रिया। बताइए क्या है? तो जीन पियाजे और लेविस के दोनों इंपॉर्टेंट है। ये लेविस के क्या समाज को ज्यादा महत्व देते थे, ठीक है, और जीन पियाजे संज्ञानात्मक, तो संज्ञानात्मक, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत को ज्यादा महत्व देते। तो सक्रिय और विनिमय मतलब एक दूसरे से खोज विधि, और ये सक्रिय रूप से मतलब कि आदान प्रदान करना, रेसिप्रोकल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों को सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? बताइए। मीडिया, विद्यालय, परिवार या पड़ोस। बताइए कौन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? आप लोग पढ़े होंगे प्राथमिक स्रोत द्वितीयक स्रोत कौन कौन सा होता है। चलिए, तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 1 2 3 4 तो सभी के सभी ऑल, ठीक है, तो सारा का सारा भूमिका निभाते हैं। ठीक।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सिद्धांत नहीं है? पहला, विकास का सटीक गति प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है। व्यक्ति अलग-अलग गति का विकास करते हैं। और विकास तुलनात्मक रूप से क्रमित होते हैं। विकास समय धीरे-धीरे घटित होते रहता है। तो बताइए कौन सा विकल्प सही नहीं है? नेगेटिव आपको बताना है। चलिए, तो क्या था? विकास की सटीक गति प्रकृति जन्म के समय निर्धारित हो जाती है, तो ये वाला गलत है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विशिष्ट शिक्षा योजना, एकरूप निर्देश, मानकीकृत परीक्षण या प्रतियोगिता अधिगम को बढ़ावा देना? बताइए कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है बताना है। चलिए, तो क्या होगा? विशिष्ट शिक्षा की योजना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षा योजना सबसे महत्वपूर्ण योगदान होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, बाल केंद्रित शिक्षा चर्चा। आपको पढ़ा होगा CCE, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। बच्चों के अनुभव, उनकी आवाज को प्रमुखता देना। शिक्षक द्वारा शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। निर्धारित सूचना अनुसरण करना, बच्चों को सक्षम बनाना। कक्षा में सारी बातों सीखने के लिए कक्षा को आगे करना। तो बताइए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का क्या उद्देश्य है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चों का अनुभव और उनकी आवाज को प्रमुखता, जो भी बच्चों के एक्सपीरियंस है उनकी आवाजों को प्रमुखता देना, बढ़ावा देना। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में आए थे, आवश्यक वाले बच्चों को, मतलब ये जो जिसका नीडेड है उस वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए, खासकर उन्हें उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय में जाना चाहिए। घर पे माता पिता की देखभाल करने वाले के साथ उन्हें आवश्यक सहायता को उपलब्ध करवाना चाहिए। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रावधान, साथ उनके व्यक्तिगत आवश्यकता को पूर्ति करना चाहिए। अब व्यावसायिक प्रशिक्षण की जगह उन्हें जीवन शैली के लिए तैयार करना। तो वह क्या होगा? तो शिक्षा अधिकार अधिनियम एनईवी जो 2009 का शिक्षा अधिकार नियम आया था, उसमें बताया गया था बच्चों को क्या, समावेशी शिक्षा, मतलब कि समावेशी शिक्षा होता है एक ही क्लासरूम का चयन, चाहे कोई भी अपंग बच्चे हो, तेज बच्चे हो, कमजोर बच्चे हो, मीडियम बच्चे हो, सभी को क्या करना है, उनके आवश्यकता अनुसार उनको शिक्षा की पूर्ति करवाना है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठशाला रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में हर जगह और यहाँ पे होता है। निष्क्रिय सरल होते हैं, सक्रिय सामाजिक होते हैं, निष्क्रिय सामाजिक होते हैं, सक्रिय सरल होते हैं। बताइए। चलिए, सही जवाब हो जाएगा सक्रिय रूप से सामाजिक होते, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम लोग शिक्षण कला से 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैथ वाला से भी आप लोग पहले स्टार्टिंग में बता ही दिए थे, तो जो पूरी तरह से वीडियो एग्जाम देने से पहले ये प्रैक्टिस और जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है आपका पेपर 1 का किया हुआ या पेपर 2 का, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों का प्रीवियस क्वेश्चन प्ले लिस्ट में अपलोड है। आप जाकर वहाँ से अब आराम से देखिए। और डेली आपका वीडियो एक 6 बजे शाम में आती है, तो याद रखिएगा शाम में, और एक 8 बजे सुबह। तो 8 बजे सुबह बिहार स्टेट, झारखंड जेटेट, सीटेट का भी तैयारी करते हैं, तो सारा वीडियो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।